दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र शुक्ला, डायरेक्टर गुरुकुल ICS एंड इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। मित्रों, आज मैं लैब के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें इस विषय पर 1 घंटा आपके साथ रहूँगा और मैं आपसे कुछ अपनी बात रखने का प्रयास करूँगा। प्रतियोगिता परीक्षा हर युवा व्यक्ति का एक स्वर्णिम लक्ष्य होता है, किसी उच्च पद को प्राप्त करना, किसी प्रतियोगी परीक्षा को पास करके एक अच्छे स्थान को प्राप्त करना। सबसे पहले मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि वास्तव में प्रतियोगिता क्या है और जो विद्यार्थी जीवन है स्कूल या कॉलेज का, उससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे भिन्न है। तो प्रतियोगिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ सीमित वस्तुएं, पद, अधिकार होते हैं जिसको प्राप्त करने के लिए अनेक लोग प्रयास करते हैं। जिसकी मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है, ऐसी प्रक्रिया को प्रतियोगिता कहते हैं। आज हम प्रतियोगी युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर एक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा है। मेरा आज का जो लाइव है केवल प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए नहीं, बल्कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतियोगिता में कैसे सफल हों, इस दिशा में आपको काफ़ी निर्णायक साबित होगा। तो युवा इस क्षेत्र में प्रवेश करता है उच्च पद प्राप्त करने के लिए, और समाज में जो भी उच्च पद प्रदान किए गए हैं, बनाए गए हैं, ये उच्च पद जो हैं इनके साथ कुछ अधिक वेतन भत्ते सुविधाएं हैं, ग्लैमर है, और इनको प्राप्त करने के लिए कोई भी प्रतियोगी लंबा त्याग करता है, परिश्रम करता है, अपनी योग्यता को साबित करके उन पदों तक पहुंचता है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजित करने वाले जितने भी संगठन हैं, निकाय हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, UPSC हो, राज्य लोक सेवा आयोग PSC हो, कर्मचारी चयन आयोग SSC हो, रेलवे बोर्ड हो, व्यावसायिक परीक्षा मंडल हो, इनकी अपनी कुछ परीक्षा लेने की पद्धतियां हैं। और ये पद्धतियां, जो प्रक्रिया जो विकसित की गई हैं, इनके पीछे एक अनुभव जुड़ा हुआ है। हर एक क्षेत्र में UPSC के लिए कुछ अलग पूर्व आवश्यकताएं हैं, PSC के लिए कुछ अलग आवश्यकताएं हैं, व्यापम की परीक्षाओं के लिए कुछ पूर्व अपेक्षाएं हैं, लेकिन रणनीति, योजना सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की एक है। मैं आपसे इस विषय पर 2 चरणों में बात करूंगा। पहला चरण तो ये होगा कि प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करने योग्य हम कैसे बने, और दूसरा प्रतियोगी परीक्षाओं का कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो टेक्निकल पार्ट है, तकनीकी पक्ष है कि किन पुस्तकों को पढ़ना है, किस दिशा में पढ़ना है, कोचिंग संस्थानों की क्या भूमिका होती है, उस दौरान यदि हम डिप्रेशन में आते हैं तो क्या करना चाहिए, टारगेट कैसे फिक्स करना चाहिए, प्रतिदिन कितने घंटा पढ़ना चाहिए, करेंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना चाहिए, इन विषयों पर बात करूंगा। तो हर प्रतियोगी इस क्षेत्र में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद अपना एक लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब वह किसी कोचिंग संस्थान में जाता है, वहाँ पर जो उसको टीचर गाइड करते हैं, उसके ट्रेनर गाइड करते हैं, या परिवार में जो उसके पेरेंट्स जो कहते हैं, उस दौरान उसको लगता है कि बहुत पढ़ूंगा, अभी जाके पढ़ाई करने बैठूंगा और बहुत लंबे समय तक पढ़ाई करूंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मन नहीं लगता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में एक हमको डर लगता है, एक मन ही मन भय होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ। यानी हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो जीवन है वो अंधकार में है, यदि हम असफल हो गए तो हमारा जो गोल्डन टाइम है ये निकल जाएगा। अनेक प्रकार के डर, भय, ये सारी बातें हमारे मानसिक स्थिति को प्रभावित करती हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक मैंने अनुभव किया है कि अनेक प्रतियोगी जो हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उनके सामने एक बड़ी समस्या आती है वैचारिक अस्थिरता की। वैचारिक अस्थिरता मतलब तैयारी तो प्रारंभ कर दिया, लेकिन तैयारी प्रारंभ करने के बाद प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करने का मन, कभी ऐसा लगता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं,
कभी लगता है नहीं यूपीएससी बहुत कठिन हो जाएगा, पीएससी की तैयारी करूं, तो कभी व्यापम की परीक्षा की तैयारी कर सकता हूं, तो कभी ऐसा भी लगता है अरे तैयारी में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, सफल कितने लोग होते हैं, कोई व्यवसाय कर लेता हूं, किसी और फील्ड को चुन लेता हूं। ये तरह तरह के जो मानसिक द्वंद्व हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये हमको प्रभावित करते हैं और हमारी जो वर्किंग इफ़िशियंसी है, वर्किंग मॉरलिटी है, इसको ये नेगेटिव रूप से, नकारात्मक तौर पर प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें, और यह लक्ष्य का निर्धारण ज़्यादा अच्छा है कि जब हम स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लें। यदि मुझे यूपीएससी की, पीएससी की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो मुझे उस दिशा में, कॉलेज में एडमिशन से ही उस दिशा में प्रयास करना प्रारंभ कर देना चाहिए। मेरा मानना तो यह है कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं के जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस हैं, उस सिलेबस को ध्यान में रखकर यदि हम कॉलेज के विषय सिलेक्ट करें, चयन करें, तो निश्चित तौर पर हमको तैयारी में ही मदद होगी। अभी जो प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर चल रहा है, यहाँ किसी विषय विशेष का महत्व नहीं है। हम चाहे साइंस ग्रेजुएट हों, या हमने इंजीनियरिंग से ग्रेजुएशन किया हो, या आर्ट्स ग्रेजुएट हों, या कॉमर्स ग्रेजुएट हों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली ग्रेजुएशन मांगता है, स्नातक होना चाहिए। इसलिए विषय के प्रति लगाव, किस विषय से मेरा लगाव है इसलिए मैं इस विषय का चयन करूंगा, ये ठीक नहीं होगा। बल्कि प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो विषय मुझे हेल्प करे, मदद करे, आगे मेरी तैयारी में काम आए, उस विषय का मैं चयन करूंगा। तो लक्ष्य का निर्धारण करिए। लक्ष्य का निर्धारण करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। मेरी क्षमता कितनी है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे किस दिशा में जाने का मन है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करने की इच्छा है, लेकिन सामाजिक दबाव के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण, मित्रों के कहने के कारण मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की फील्ड में आ जाता हूँ। कुछ समय तैयारी करता हूँ, चूँकि उस फील्ड को मैं पसंद नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी कारणवश उस फील्ड में आ गया, तो ये आपके लिए काफ़ी नुकसानप्रद होगा। यदि हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो निश्चित तौर पर उस लक्ष्य के निर्धारण के समय हम सारी बातों का ध्यान रखें कि क्या मेरा इस तरफ रुझान है, या मैंने इस दिशा में सोचा है, या इस दिशा में अभी तक मैंने नहीं सोचा, और यदि मैं तैयारी करूंगा तो तैयारी करने के दौरान क्या मैं तैयारी में जो भी आवश्यकताएं हैं, तैयारी की जो डिमांड्स हैं, वो पूरा कर पाऊंगा। तो निश्चित तौर पर ऐसा करने के बाद हमारा जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। तैयारी के दौरान हमेशा हमसे कुछ गलतियां होती हैं। गलतियां ये होती हैं कि जो हम जिस पद को लेकर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वास्तव में वो पद हमारा गोल है, लक्ष्य है। हम सारे कार्यों को छोड़कर, सारी बातों को छोड़कर उस लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में निरंतर प्रयास करें। उस प्रयास में कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है। पहली बात है आपके मानसिक संतुलन की स्थिति, आपका मन, मेंटल एंड फिजिकल, जो आपका पार्ट है बॉडी का, ये उस पद को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना होगा। कई बार हम पुस्तक लेके पढ़ने बैठते हैं, लेकिन ध्यान कहीं और जाता है। हम पूरी तरह से तैयारी पर फोकस नहीं कर पाते हैं, कंसंट्रेशन की कमी होती है। तो मानसिक स्थिति को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो में आपने देखा होगा, बहुत सारे मोटिवेशनल पर्सनालिटीज़ होती हैं, वो आपको गाइड करती है, तो बोलते हैं मन को जीतना पड़ेगा। हालांकि मन को जीतना बहुत बड़ा काम है, लेकिन मन को जीतना तो ठीक है, लेकिन मन को हम एक दिशा दे सकते हैं, और दिशा देने का तरीका होगा कि हम अपने आप को व्यस्त रखें। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हम व्यस्त रहें। ऐसा कहा भी जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। हमारा जो मन है बहुत तेज भागता है। कभी ऐसा लगता है कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी छोड़ दें, कोई बिजनेस कर लें, या हम
ड्रेस डिज़ाइनिंग का कार्य करें या हम किसी अन्य फील्ड में जाके काम करें, हमारा समय खराब हो रहा है, तो इस तरह का जो भय है, डर है, आशंका है, इस बात से हमको पहले बाहर आना पड़ेगा और हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि इस पद के लिए मैं ही बना हूँ और ये पद मुझे ही चयन करेगा। और वास्तव में कभी भी व्यक्ति पद का वर्णन नहीं करता है, पद व्यक्ति का वर्णन करता है। यानी कोई भी व्यक्ति पोस्ट को सिलेक्ट नहीं करता है, बल्कि पोस्ट व्यक्ति को सिलेक्ट करती है। और कोई भी पोस्ट व्यक्ति को तब सिलेक्ट करती है जब व्यक्ति उन नाम्स को पूरा करता है जो पोस्ट के लिए अपेक्षित है, अनिवार्य हैं। तैयारी के दौरान हमारा जो भोगी दृष्टिकोण है, ऐसा रिसर्च भी है और ऐसा सही भी है कि मनुष्य अधिकतम सुख और कम से कम दुख चाहता है। सुखों को पूरा करने से हमारे स्वार्थ पूरे नहीं होंगे। सोने में बहुत मज़ा आता है, घूमने में बहुत मज़ा आता है, और भी जो चीज़ें हमको जो सुख देती हैं वो हमारे स्वार्थों को पूरा नहीं करेंगी। क्योंकि स्वार्थों को पूरा करने के लिए यदि हम प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन कुछ घंटे निकाल कर एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के दौरान जितने भी समय हम अध्ययन के लिए निकालते हैं उसमें कम से कम हम प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ते हैं या 7 घंटे पढ़ते हैं, हम नियमित पढ़ें। जो हमारी पढ़ाई है, हमारी स्टडी है, इसके हम हैबिचुअल हो जाएं, आदी हो जाएं। वास्तव में पढ़ाई को आदत में लाना पड़ेगा। आदत में कैसे? जैसे हम सुबह उठने के बाद अपनी दैनिक दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तो कुछ बातों को लेकर हम सोचते नहीं हैं, हमारा अचेतन मस्तिष्क उस काम को करने लगता है। तो हम पढ़ाई के आदी हों, मतलब यदि उस दिन त्यौहार है या हमारे आसपास कहीं शादी है या हमारे और भी कार्य हैं, उन कार्यों के साथ भी हमारी पढ़ाई न छूटे, ऐसा हमको एक रेगुलरिटी, नियमितता बना के रखना पड़ेगा। तब सफलता में काफ़ी मददगार होगा। इस पढ़ाई में भी एकाग्रता का बहुत बड़ी भूमिका है। यदि हम कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्लास में हमको टीचर समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, या हम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेट नहीं है, तो बहुत अधिक आउटपुट नहीं आएगा। तो एकाग्र होकर पढ़िए। उसके बाद किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी ये विद्वान होने की तैयारी नहीं है, ये ज्ञानवान बनने की तैयारी नहीं है। मतलब हम प्रतियोगी परीक्षा के क्षेत्र में जो प्रवेश करते हैं ये विद्वता के लिए, ज्ञानवान होने के लिए नहीं करते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में ये सबसे पहले जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है ये तो हम जान लेंगे, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये पहले जानना है। ये जानकारी ना होने के कारण वास्तव में कई बार लोग बहुत लंबे समय तक परीक्षा में लगे रहते हैं और हमने अपने आसपास बहुत लोगों को देखा होगा कि वो प्रारंभिक परीक्षा भी पास नहीं कर पाते हैं। और हमने ऐसा भी देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट, प्रथम प्रयास में ही पोस्ट ले लेते हैं। तो आखिर एक व्यक्ति बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहा है, एक व्यक्ति बहुत कम समय में पोस्ट ले लिया है, तो अंतर क्या है? तो हम अपने सिलेबस के अनुसार, एग्जाम्स पैटर्न के अनुसार तैयारी करें। हम अधिक से अधिक जानकारी संग्रह करने वाली मशीन ना बने। अनावश्यक तथ्यों का संग्रह, अनावश्यक जानकारियों का संग्रह निश्चित तौर पर हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा हो सकता है। इसलिए जब भी हम तैयारी करें तो इस बात का ध्यान रखें कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ये कैसे पता चलेगा? तो सिलेबस है और अनसॉल्व्ड हैं। ये सिलेबस और अनसॉल्व्ड को अपने साथ पूरे समय रखें। यानी पढ़ते समय यदि हमारे पास में हमारे बुक्स और नोट्स हैं तो पढ़ते समय हमारे साथ सिलेबस भी होना चाहिए, और सिलेबस में एक एक बात को अंडरलाइन करते हुए ये निश्चित करना चाहिए कि मैं आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं जा रहा हूँ। फिर सिलेबस के बाद अनसॉल्व्ड की स्टडी बहुत ज़रूरी है। मैं तो ऐसा कहना चाहूँगा कि हम जितना याद करते हैं, अध्ययन करते हैं,
जानकारियों का संग्रह करते हैं, उससे कहीं अधिक जोर हम प्रैक्टिस पर दें, और वो प्रैक्टिस जो सेट हो, प्रैक्टिस जो पेपर हो, वो अनसॉल्व्ड से हो। अनसॉल्व्ड जो है एक हमारा दिशा सूचक है। यदि महासागर में जहाज जा रहा है, वो बहुत गहरा भी है, विशाल भी है, और उसमें दिशा सूचक यंत्र नहीं है तो गंतव्य तक, लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे। ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ है। तो अनसॉल्व्ड जो हमारा ये है दिशा सूचक यंत्र है, इससे हम लगातार अपने आप को ये देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मेरे कंटेंट हैं, जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरे बुक्स हैं, जो मेरी गाइडलाइन है, वो पैटर्न के अनुरूप है कि नहीं, और ये आपको अनसॉल्व्ड बताएगा। ऐसा बोलते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान। बहुत छोटी कक्षाओं की बात बता रहा हूँ मैं। हमें जो छोटे समय में बात सिखाई जाती है, कम आयु में, निश्चित तौर पर यह जीवन मार्ग के लिए होती है कि आने वाले समय में छोटी सी बात आपके बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में वरदान साबित हो सकती है। इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है कि प्रैक्टिस मैन अ मैन परफेक्ट। अभ्यास व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है। तो अनसॉल्व्ड को देखकर हम लगातार अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास करने से हमारी दिशा भी सही रहेगी और हमारा आत्मविश्वास ही बढ़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। अभी आत्मविश्वास कैसे आएगा? आत्मविश्वास हम कहीं से खरीद नहीं सकते हैं, न ये कहीं से रखा रखाया मिलता है। आत्मविश्वास जब हम लगातार सही दिशा में नियोजित ढंग से धैर्य के साथ मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तो आत्मविश्वास स्वतः ही पैदा होने लगता है। और ये आत्मविश्वास जो है, ये हमारी सफलता प्राप्ति के मार्ग में सहायक बनाता है और हमारी जो गति है इसको तेज करता है। यदि मैं सोच रहा हूं कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो मैं निश्चित तौर पर असफल होऊंगा। यदि मैं सोच रहा हूं कि मैं सफल जरूर होऊंगा, मुझे सफल होना ही है, इस सफलता के रास्ते में जो भी ब्रेकर्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, वो मुझे प्रभावित नहीं कर सकते हैं। मैं उनसे हर संभव उन समस्याओं के समाधान के लिए सजग हूं, तो निश्चित तौर पर इस तरह का जो आत्मविश्वास है हमको सफलता के मार्ग में हमारी सफलता प्राप्ति को आसान करता है। तो आत्मविश्वास तब आएगा जब आप नियोजित दिशा में सही ढंग से धैर्य के साथ परिश्रम करेंगे और वो परिश्रम लक्ष्योन्मुख होगा। दोस्तों, चूंकि हमें 1 घंटा चर्चा करना है तो विस्तार से कुछ बातें बताऊंगा आपको। श्री रामचरितमानस में एक बहुत ही अच्छे पात्र हैं हनुमान जी, हम सभी जानते हैं। हनुमान जी एक भगवान हैं, एक धर्म से जुड़े हुए हैं। ये बात उनके प्रति आस्थावान लोगों के लिए ठीक है, लेकिन मैं हनुमान जी को एक प्रबंधक के तौर पर आपके सामने रखूंगा और उनके जो प्रबंधन क्षमता है, यदि उस प्रबंधन क्षमता को हम अपनी तैयारी में लागू करेंगे तो कभी भी असफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसा मेरा आपसे कहना है और ऐसा मेरा मानना भी है। तो हनुमान जी क्या हैं? तो हनुमान जी जब सीता जी की खोज के लिए निकले तो जामवंत जी ने उनको उनकी ताकत का एहसास कराया। तो हर युवा में लगभग जो ताकत है, क्षमताएं हैं, वो बराबर होती हैं। अंतर होता है कि जो सफल होने वाला युवा है वो जागृत हो गया, उसने सही दिशा पकड़ लिया, उसे सही लोग मिल गए, इसलिए वो सफल हो गया। अब ये जामवंत का कार्य कौन करता है? तो हमारे परिवार के पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हमारे जो टीचर्स हैं, ये जामवंत का कार्य करते हैं। हमारी शक्ति का हमको एहसास कराते हैं, हमको सही मार्ग बताते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं। तो जब हनुमान जी सीता माता का पता लगाने गए तो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मेरा लक्ष्य सीता माता का पता लगाना है। एक विशाल महासागर को पार करना था। उस महासागर को पार करने के लिए हनुमान जी उड़ने लगे। उनके मन में कहीं भी ये नहीं आया कि बहुत बड़ा महासागर है, नहीं कर पाया तो, गिर गया तो डूब जाऊंगा, फिर कैसे वापस आऊंगा, या ये तो राम जी का काज है, ये राम का कार्य है सीता का पता लगाना, ये मेरा लक्ष्य तो नहीं है, सीता का पता लगा कि मैं क्या करूंगा। तरह तरह के जो मानसिक द्वंद्व फंस जाते तो इतना बड़ा विशाल महासागर वो पार नहीं कर पाते। तो जो मानसिक द्वंद्व में नहीं आए,
लक्ष्य भी स्पष्ट था, साधन भी स्पष्ट थे। इस स्पष्टता के कारण उनकी ऊर्जा भी बढ़ी, आत्मविश्वास भी बढ़ा और साहस भी बढ़ा। उनके मार्ग में पर्वत आया, पर्वत ने निवेदन किया कि आप विश्राम कर लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, विश्राम नहीं करना है, आपको धन्यवाद। अनेक मार्ग में राक्षस आए, उन राक्षसों से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन नहीं किया, उनसे अनावश्यक बहस करें, आउट ऑफ टॉपिक जाके डिस्कशन करें, उनको समझाने का प्रयास करें, बल्कि अपने विवेक से उन राक्षसों को समाप्त किया और आगे बढ़ते गए। हनुमान जी सर्वशक्तिमान थे, वो चाहते तो लंका को सीधे पार कर सकते थे, लेकिन नहीं, पूरी लंका का भ्रमण किया, विभीषण के घर का पता लगाया, वहाँ की परिस्थितियाँ देखी, उनको उनने पकड़ लिया, काम का आदमी है। सीता माता के पास एक मर्यादा से गए, छोटे रूप में गए, जाने के बाद मैं रामदूत हूँ, मैं ऐसा कहा, और कहने के बाद जो प्रभु राम ने उनको कुछ प्रतीक दिया था वो दिया। एक सामान्य व्यक्ति होता क्या बोलता, अरे माता मैं आपका काम करने आया हूँ, मैं इतनी रिस्क लेके आ रहा हूँ, इतने बड़े मार्ग से आ रहा हूँ और आप मेरा विश्वास नहीं कर रही हैं, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ऐसा बोलने लगते। लेकिन नहीं, हनुमान जी ने प्रतीक दिया, यह है प्रामाणिकता और पारदर्शिता। विश्वास कर लीजिए एक अलग बात है और विश्वास हो जाएगा एक अलग बात है। तो हम जब भी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने चलें तो हमारे कार्यों में प्रामाणिकता और पारदर्शिता होनी चाहिए। फिर हनुमान जी भूखे थे तो चुपचाप फल खा सकते थे, लेकिन नहीं, रावण की शक्ति का पता लगाना था, रावण के दरबार तक पहुंचना था, रावण को चेतावनी देना था। ये सारी भूमिका उन्होंने बांधा और अंत में लंका में आग लगाकर फिर सीता जी से मिले, सीता जी से भी निशानी लिया, महासागर को लाघा और श्री राम जी के पास गए। रामचंद्र ने तारीफ किया, लेकिन रामचंद्र जी की तारीफ से वो बड़े प्रसन्न नहीं हुए, उनने उसे अवसर समझा और अवसर समझते हुए उन्होंने सारी बात बताया। रामचंद्र जी इतना उनको प्यार करते थे, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी को निशानी दिया। तो हनुमान जी का जीवन प्रबंध हमारी तैयारी में एक जीवन प्रबंध साबित हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो है कि हनुमान जी जब लंका के लिए निकले तो उनके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, हर बात को, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें उन्हें ध्यान थी, कहीं पर भी उनसे गलती नहीं हुई और लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं कर लिया तब तक उन्होंने कोई भी लापरवाही नहीं बरती। ये हनुमान जी के प्रबंध का एक बड़ा लक्षण है, एक बड़ा संदेश है। तो तैयारी के दौरान हमको भी इन बातों का ध्यान रखना है। तैयारी एक लंबी प्रक्रिया है, उस लंबी प्रक्रिया के दौरान आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है, सकारात्मक ऊर्जा का होना बहुत जरूरी है, विवेक का होना बहुत जरूरी है, प्रामाणिकता का होना बहुत जरूरी है, स्पष्टता का होना बहुत जरूरी है, योजना का होना बहुत जरूरी है, एक प्लानिंग होनी चाहिए, धैर्य का होना बहुत जरूरी है। हनुमान जी घबराए नहीं। तो यदि हम 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो हमें घबराना नहीं चाहिए। और वैसे भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, विशेष तौर पर यूपीएससी और पीएससी के लिए मिनिमम न्यूनतम 3 से 4 साल का समय चाहिए और पूरी तरह से डिवोटेड होकर तैयारी करना चाहिए। ये पहली प्राथमिकता है, क्योंकि लक्ष्य बड़ा है। उस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना बनाने में, रणनीति बनाने में, सिलेबस को पूरा करने में 2 से 3 साल का समय लग ही जाता है। इसलिए जब भी इस क्षेत्र में आए तो समय लेकर आएं कि 3 से 4 साल हमको तैयारी करना पड़ेगा, हम डिवोटेड होकर तैयारी करेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हमने तैयारी प्रारंभ किया और तैयारी प्रारंभ करने के बाद लगातार 2 बार हमारा प्रीलिम्स नहीं निकला, या प्रीलिम्स निकला मेंस नहीं निकला, या मेंस एग्जाम से निकला इंटरव्यू हमारा नहीं निकला। कई बार ऐसा भी होता है कि हम 4-5 बार 6 बार 7 बार इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद हमको कोई अच्छा पोस्ट मिलता है, अच्छा पद मिलता है, तो हम डिप्रेशन में जाते हैं, हमको लगता है हम इस योग्य नहीं है।
तो वास्तव में डिप्रेशन में आने से बेहतर है कि हमें आत्मावलोकन करना चाहिए कि मुझसे गलती कहाँ हो रही है। मैं कई बार एग्जाम साल में बनते हुए क्वेश्चन गलत कर देता हूं, ये क्यों हो रहा है, या मैं थोड़े थोड़े नंबर से चूक क्यों जा रहा हूं। कहीं जो पुस्तकें पढ़ रहा हूं वो तो गलत दिशा में नहीं ले जा रही हैं, या मेरी दिशा गलत है क्या। तो निराश होने से ज्यादा बेहतर है अपना आत्मावलोकन करना। ये एक निरंतर प्रक्रिया है, एक लंबी प्रक्रिया है। एक मैं आपको कहानी के माध्यम से सुनाना चाहूंगा कि एक व्यापारी था, उसने एक सोने की खदान गोल्ड लीज खरीदा। उसको 3-4 फुट खोदा और वो डिप्रेशन में आ गया। उस लीज को उसने बेच दिया। दूसरे व्यापारी ने लिया, उसने 1-2 फुट खोदा, उसने भी डिप्रेशन में बेच दिया। फिर उसने तीसरे व्यापारी को बेचा, उसने भी कुछ खोदा, सोना नहीं मिला, उसने भी बेच दिया। जो अंतिम व्यापारी था उसने मात्र थोड़ा सा खोदा और सोना प्राप्त हो गया। मतलब सोना प्राप्त होने की एक निश्चित गहराई थी। यदि उस गहराई तक पहला व्यापारी पहुंचता या दूसरा व्यापारी पहुंचता या तीसरा व्यापारी पहुंचता तो उनमें से भी किसी को सोना प्राप्त हो सकता था। हम यहां बोल सकते हैं भाग्य की भूमिका थी कि चौथे व्यापारी का भाग्य था इसलिए उसे प्राप्त हो गया। लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग्य की भूमिका होती है, इसे नकारा नहीं जा सकता, बिल्कुल होती है। और प्रतियोगी परीक्षाओं में ही नहीं, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रारब्ध, नियति, भाग्य, इनको मैं स्वीकार करता हूं और ये होते हैं, लेकिन निर्णायक नहीं होते हैं। यदि लक्ष्य प्राप्ति में 100 कदम चलना है, 100 कदम चलना है, 100 स्टेप्स हैं, तो 99 जो स्टेप्स हैं वो हमारे कर्म हैं, हमारा परिश्रम है। और जो 1% है वो प्रारब्ध है, भाग्य है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जब 99 चल जाते हैं तो एक ऑटोमेटिक मिल जाता है और 100 बन जाता है। बहुत ही इस दुनिया में कम लोग होंगे जो एक को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो भाग्य, नियति होती है, लेकिन प्राथमिक तो हमारी मेहनत होती है, हमारा परिश्रम होता है। तो हम तैयारी के दौरान कुछ बातों का विशेष ध्यान रखेंगे। उसमें पहली बात मैंने आपको बताया कि योजना बनाकर तैयारी करेंगे, नियोजन करना चाहिए। मेरे पास तैयारी करने के लिए कितना समय है, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, मेरी आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, मुझे कितने समय में लक्ष्य प्राप्त करना है, मुझे किन किन पुस्तकों को पढ़ना है, मुझे किस कोचिंग को ज्वाइन करना है, कहाँ से कौन सा मटेरियल लेना है। ये सारी बातों की योजना करते हुए आत्मविश्वास के साथ नियमित तैयारी करते हैं और धैर्य रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। एक बात और कहना चाहूँगा कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी जो अभ्यर्थी करते हैं वो निश्चित सफल होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में ही सफल होते हैं, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों की संख्या लाखों में होती है, लेकिन समर्पित तैयारी करने वाले लोग कुछ लोग ही होते हैं। यदि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वैकेंसी आई और 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, तो तैयारी करने वाले मैक्सिमम सीरियस तैयारी करने वाले लोग 10,000 होते हैं। तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा कंपटीशन 1 लाख लोगों से है। वास्तव में आपका कंपटीशन 10,000 लोगों से है, और उसमें यदि आपकी तैयारी बहुत बेहतर है, आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक सही दिशा में जा रहे हैं, आप अपडेट हैं, तो आपका कंपटीशन और भी बहुत कम लोगों से होगा। इसलिए योजना बना के आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मक ऊर्जा के साथ। क्या सकारात्मक ऊर्जा हमारी क्षमताओं को बढ़ाती है? अब सकारात्मक ऊर्जा कैसे आती है? तो सोच का खेल है। एक व्यक्ति सफलता को भी समस्या बना देता है और एक व्यक्ति चुनौती और समस्या को भी समाधान और अवसर बना देता है। ये 2 व्यक्तित्व हैं, 2 कैरेक्टर हैं।
हम देखेंगे कि हमारे सामने कोई समस्या आती है और हम घबरा जाते हैं, या हमारे सामने कोई समस्या आती है हम उसे एक अवसर मानते हैं। एक बार रामायण का ही प्रसंग मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब रावण सीता जी का हरण करके जा रहा था तो जटायु से उसने युद्ध किया, रावण ने। और जटायु ने रावण से जब युद्ध किया तो जटायु के पंख रावण ने काट दिए। वृद्ध जटायु घायल होकर गिर गया पंख कटने के कारण। तो जटायु का एक मित्र आया, उसने बोला कि तुम बहुत राम राम की माला जपते थे, प्रभु राम के दर्शन करने जाऊंगा। अब प्रभु राम के दर्शन करने कैसे जाओगे? अब तो तुम्हारे पंख भी कट गए, उड़ के तुम राम के दर्शन करने तो जा ही नहीं सकते हो। और भगवान राम के चक्कर में क्यों पड़ गए तुम? सीता को बचाने की क्या जरूरत थी? रावण से लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जटायु शांत शांत मुस्कुराता रहा। जटायु ने कहा कि मित्र, जब मेरे पंख थे तो मैं भगवान राम के पास उड़कर दर्शन करने जाता, लेकिन अब पंख कट गए हैं ना, तो भगवान राम मेरे दर्शन करने स्वयं आएंगे, यहां दर्शन देने आएंगे मुझे। तो ये बातों को हम किस रूप में लेते हैं, इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ तैयारी में क्या करना चाहिए, इन तकनीकी विषयों पर चर्चा करूंगा और बताने का प्रयास करूंगा कि हम कैसे तैयारी करें। तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनमें हमको बहुत सारे विषयों को पढ़ना होता है, और इन सारे विषयों को पढ़कर अध्ययन कर मेमोरी में रख पाना काफ़ी कठिन होता है। और जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं उस दौरान हॉल में तुरंत वो बातें स्ट्राइक करें, ये और भी कठिन होता है। तो मैं इस विषय में आपसे कहना चाहूँगा कि जब हम अलग अलग विषय का अध्ययन करते हैं तो अध्ययन करते समय हम कुछ बातों का ध्यान रखें। पहली बात यह कि किसी विषय को रीड करना अलग बात है, स्टडी करना अलग बात है, और उस सब्जेक्ट्स के प्रति वष्टेहन मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना अलग बात है। तो हम जब किसी सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं तो हम स्टडी करें, अध्ययन करें, और अध्ययन करने के दौरान उस विषय को रटने के स्थान पर, याद करने के स्थान पर उस विषय को समझने का प्रयास करें, समझ विकसित करें। उदाहरण के लिए हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं, तो भारत का संविधान पढ़ने का एक अलग तरीका है। संविधान एक सिस्टम है, उसे सिस्टम के रूप से समझना पड़ेगा, और उस संविधान को प्रतिदिन अपडेट करना पड़ेगा। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा उसे क्या हम टैली करते हैं कि अभी मैंने संविधान संशोधन पढ़ा या विधि निर्माण प्रक्रिया पढ़ा, अभी नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित हुआ, तो अभी हमने पुस्तक में पढ़ा, लेकिन उस अधिनियम को हमने लगातार चर्चा में सुना, तो क्या हम दोनों को जोड़ के देखते हैं? ये हम भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, तो इतिहास पढ़ते समय हमें उन दिनों में भी जाना पड़ेगा जिन दिनों में वो घटना हुई थी। अब उन दिनों में कैसे जाएंगे? तो उन दिनों की हम इमेज कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। साइंस पढ़ते हैं, उसकी एक अलग अप्रोच है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, अलग अप्रोच है। इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, अलग अप्रोच है। तो प्रत्येक विषय के साथ समझ विकसित करने का प्रयास करें। यदि आप विषय को समझ लेंगे तो विषय आपका मित्र हो जाएगा, और कई विषय समझ के बाद तो कई बातें ऐसी हैं कि आप नहीं भी, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो समझ के आधार पर आप आंसर निकाल लेंगे। इसलिए अनावश्यक रटने की बजाय, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की बजाय विषयों के साथ समझ विकसित करने का प्रयास करें, वष्टेहन डेवलप करने का प्रयास करें, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का प्रयास करें। इसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे सामने कोई व्यक्ति है और एकदम नया है, और वो बहुत कठिन लगता है, हमको समझ में नहीं आता है।
तो उस व्यक्ति को सरल बनाने के लिए, उससे संबंध विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसका अच्छा तरीका है व्यक्ति को समझना पड़ेगा। हम समझ लेंगे तो समझने के बाद हमें कोई दुख और सुख नहीं होना। हमको पता है कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, तो विषय को हम बहुत निर्जीव ना माने। हर विषय एक सजीव चेतना या सजीव हमको एक प्रेरणा देता है और हम विषय के साथ समझ विकसित करने का प्रयास करेंगे। अब समझ कैसे विकसित होगी? तो समझ विकसित करने के लिए फैक्चुअल जो हम स्टडी करते हैं, ये बहुत बड़ी भूल करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार जो फैक्ट्स हैं कम हो रहे हैं। अब देखेंगे कि भारत के इतिहास में सन यानी ईयर लगभग नहीं पूछे जाते। भारत के संविधान में आर्टिकल लगभग नहीं पूछे। मान लो संविधान से 15 प्रश्न हैं, 15 क्वेश्चन हैं, तो आर्टिकल 1 या 2 आएंगे। तो तथ्यात्मक जानकारी के पीछे जो हम भागते हैं अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं ज्ञानवान हूं, विद्वान हूं, या ये शो करने के लिए कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। कई बार ऐसा टीचर्स भी करते हैं कि अनावश्यक स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए आउट ऑफ सिलेबस यूजलेस नॉलेज को जो कभी परीक्षा में नहीं आना है उसे पढ़ाते हैं। उससे टीचर्स अट्रैक्ट करने का प्रयास होता है और जो स्टूडेंट्स है, कॉम्पिटिटर है, वो नया होता है, उसे कुछ जानकारी नहीं होती है और उस नॉलेज के चक्कर में फंस के रह जाता है और उसकी दिशा बर्बाद हो जाती है। तो तथ्यात्मक जानकारियों से बचें। तो क्या करें? अवधारणात्मक जानकारियों को, जिसे हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट कहते हैं, यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फैक्ट्स अपने आप क्लियर होंगे, फैक्ट्स आसानी से याद होंगे। लेकिन यदि फैक्ट्स याद हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो फैक्ट्स याद करेंगे वो भूल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट को, अवधारणात्मक भाग को समझने का प्रयास करें। हर सब्जेक्ट्स में कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को बहुत अच्छे से अध्ययन करें, तैयार करें। वो हर सब्जेक्ट्स हो सकता है और हर सब्जेक्ट्स का जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है उसकी अप्रोच अलग अलग है, उस अप्रोच को पकड़ने का प्रयास करें। जैसा मैंने पहले ही कहा कि साइंस पढ़ने की अप्रोच अलग है, मैथ्स पढ़ने की अप्रोच अलग है, हिस्ट्री पढ़ने की अप्रोच अलग है। उस अप्रोच को डेवलप करें, उस दिशा को पकड़ने का प्रयास करें, तो हमारा जो तैयारी का बहुत बड़ा भार है वो कम हो जाएगा और फिजिक्स की भाषा में बोलें तो हमें गुरुत्व केंद्र मिल जाएगा। गुरुत्व केंद्र प्राप्त होने से भारी से भारी पर्वत भी उसका आभार शून्य हो जाता है। अभी हनुमान जी महाराज पर्वत उठाकर लाए तो मैं बोलता हूं हनुमान जी को गुरुत्व केंद्र पता था। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो बड़े बड़े वीर व्यक्ति पर्वत नहीं उठा पाते। उनने कैसे उठाया? उनको गुरुत्व केंद्र पता था, उनको अप्रोच पता थी, स्टाइल पता थी। इसलिए आप भी इस भारी तैयारी को हल्का कैसे करें, इसके लिए आप गुरुत्व केंद्र पता करें। और उस गुरुत्व केंद्र पता करने के लिए मैंने 2 बातें बताया कि विषय के प्रति समझ विकसित करें, अवधारणात्मक विषयों को, अवधारणात्मक बातों को ज़्यादा पढ़ें, तथ्यात्मक चीज़ों को परीक्षा के दौरान तथ्यात्मक बातों को धीरे धीरे याद करते रहें। क्योंकि मेमोरी लिमिटेड है हमारे पास। एकदम से फैक्ट्स हमारे दिमाग में जाएंगे भी तो वो क्लासीफाइड होके दिमाग में बैठ नहीं पाएंगे, वो कन्फ्यूजन पैदा करेंगे। इसलिए फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट्स को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप याद करें, अपनी मेमोरी में सेव करें, ताकि वो पर्टिकुलर टाइम पर स्ट्राइक करें और आपका प्रश्न का उत्तर सही बताएं। तीसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब भी आप तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। जब हम तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी के दौरान केवल मैं, मेरी पुस्तकें, मेरा सिलेबस, मेरा अनसॉल्व्ड, इसके अलावा मेरे आसपास कुछ भी नहीं होता है। ना मेरे रिलेशन होते हैं, ना मेरी प्रॉब्लम्स होती हैं, ना मेरा मोबाइल होता है। केवल मैं, मेरी पुस्तकें, मेरा सिलेबस, मेरा टारगेट, मेरी रणनीति, मेरी योजना। तो पढ़ते समय सारी बातों को भूल कर पढ़ें और केवल पुस्तकों को या नोट्स को रीड ना करें। उस समय एक प्रयास करिए, रफ कॉपी और पेन साथ में रखिए। पढ़ने के साथ साथ या पढ़ने के बाद बहुत फास्ट रफ राइटिंग में उसको लिखने का प्रयास करिए। अपनी भाषा में बोलें तो गोदने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत आराम से लिखेंगे तो हमारा समय खराब होगा। इसलिए हम पेन चलाते जाएं।
यदि हम कहीं पेन रोक रहे हैं और कोई बात भूल रही है, मतलब हमने अच्छे से नहीं पढ़ा है, उसको दोबारा हमको रिपीट करने की आवश्यकता है। तो जब भी हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उन बातों को लिखकर जरूर देखें। यदि हम लिखकर देखेंगे तो दोबारा उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। अगली बात बताऊंगा, यदि मैं तैयारी करूंगा तो मेरी जो क्षमताएं हैं वो सीमित हैं, मेरी अप्रोच सीमित है, बुक सीमित है। इसलिए हम 3-4 लोग मिलकर एक टीम के रूप में तैयारी करें, जिसे हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, ग्रुप स्टडी कहते हैं। अब ग्रुप स्टडी जो है ये वास्तव में मित्र मंडली नहीं है, न ये गप मारने का स्थान है। ये एक निश्चित समय पर किसी विषय को लेकर आपस में डिस्कशन करने का, परिचर्चा करने का एक तरीका है। तो ग्रुप डिस्कशन कैसे करें? तो ग्रुप डिस्कशन में किसी एक टॉपिक को चुनें और जो हमारा सारा ग्रुप है उसमें अलग अलग नॉलेज निकाल कर लाए, जानकारी निकाल कर लाए, और चारों व्यक्ति आपस में उसको प्रस्तुत करें, आपस में उसको सैंपल करें, एक दूसरे को दें। तो 4 व्यक्तियों की प्रतिभा का, 4 व्यक्तियों के अध्ययन का, 4 व्यक्तियों के ज्ञान का आपको लाभ मिलेगा। तो आपका जो मटेरियल है वो दूसरों से बेस्ट होगा। इसलिए ग्रुप डिस्कशन को प्रोत्साहित करिए। अगली बात ये बोलना चाहूँगा कि दबाव में मत पढ़िए। बेरोजगारी का दबाव है दोस्तों, बेरोजगार दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी है। भिखारी को तो लोग भिक्षा भी दे देते हैं, लेकिन बेरोजगार को तो कोई सही नज़रों से नहीं देखता है। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उस युग में पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि मेरा बेटा बेरोजगार ना रहे। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है कि बेटा बेटी बेरोजगार हैं। तो इस समय जो बेरोजगारी का युग है, इस समय पर हम बहुत तनाव में रहते हैं। हमारे ऊपर एक दबाव होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है, फ्रेंड्स का प्रेशर होता है। फिर लोग ताने मारते हैं, मजाक करते हैं, और कलेक्टर साहब क्या हाल है, और तहसीलदार साहब क्या हाल है, कब तक बनोगे, कब तक माता पिता का पैसा बर्बाद करोगे, 10 साल से लगे हुए हो। इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं। आपको रात में सोने नहीं देते हैं, कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं, पूरी तरह से आप नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार आप कुछ गलत रास्ता अपना लेते हैं, तभी इस दिशा में डिप्रेस्ड व्यक्ति नशा करने लगता है, सुसाइड करने लगता है। आपने देखा होगा, जैसे ही परीक्षाओं के रिजल्ट आते हैं सुसाइड रेशियो बढ़ जाता है। तो मित्रों, आपसे कहना चाहूँगा कि जब तैयारी करते हैं तो तनाव से, इस संकट से, इस दबाव से बाहर आकर तैयारी करें, क्योंकि जो आपका उपहास उड़ा रहे हैं वो आपके जीवन में निर्णायक नहीं है। वो चाह रहे हैं कि आप डिप्रेशन में आए, आप गलती करें, आपकी दिशा बदले और आपका जो पूरा कैरियर है वो चौपट हो जाए। इसलिए कुछ लोगों का ही ध्यान देना चाहिए, पेरेंट्स हैं, कुछ मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनकी बातों को ही थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मेरे मार्ग प्राप्तियों, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा हो सकती है, मेरे रास्ते में एक बड़ा ब्रेकर हो सकती है, उसे भी ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। कि जब किसी बड़े लक्ष्य के लिए तैयार होते हैं तो मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना समाज का एक बड़ा अच्छा करैक्टर है, और उपहास और मजाक उड़ रहा है इसका मतलब मैं सफलता की ओर जा रहा हूँ। इसलिए कोई हमारी आलोचना कर रहा है, बुराई कर रहा है, मजाक कर रहा है, उपहास करा रहा है, हमको धोखा दे रहा है, इन सब बातों से ऊपर परे होकर सोचिए, और उस समय आप विचलित मत होइए, डेविएशन में मत आइए। उस विचलन के कारण हम कई बार गलत रास्ते पर चल देते हैं और हम एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अपने भविष्य को बर्बाद कर लेते हैं, जिसके लिए हम स्वयं उत्तरदायी हैं। तो मैं एक आप कहानी सुनाना चाहूँगा कि आज प्रतियोगिता के युग में सफलता का बहुत विशेष महत्व है। आज व्यक्ति की पहचान सफलता और पद से है। कुछ समय पहले एक अच्छे इंसान का सम्मान होता था, लेकिन आज उच्च पद में बैठे हुए व्यक्ति का सम्मान है। सम्मान की परिभाषा भी बदल रही है। तो एक युवा था, हीरो बनना चाहता था। बचपन से ही उसके अंदर एक धुन थी, मैं हीरो बनूंगा। अब हीरो बनने के लिए, बॉलीवुड में जाने के लिए आपको पता है कहाँ जाना पड़ता है, मुंबई जाना पड़ता है। अब मुंबई एक बड़ा महंगा शहर है, वो मुंबई पहुंच गया।
उस युवा ने कई साल संघर्ष किया, उसे एक छोटा सा सीरियल मिल गया, उस सीरियल में उसको रोल मिल गया, किसी भूमिका में वो आएगा। सीरियल के डायरेक्टर ने कहा कि इस तारीख को तुम इस रोल में टीवी में पर्दे में दिखोगे। वो बेचारा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ और भागा भागा अपने घर आया, माता पिता को बताया। माता पिता भी एकदम खुश, पागल क्यों नहीं होंगे, वो भी चाहते हैं बच्चे के अच्छा कैरियर हो, हम सबका परिवार बहुत अच्छा हो। माता पिता भी बहुत प्रसन्न है। माता पिता ने फ़ोन लगा लगा के सबको बता दिया कि मेरा बेटा इतने बजे सीरियल में आने वाला, आप ज़रूर देखिए। अब सीरियल तो आया, वो रोल भी आया, लेकिन उस रोल में वो युवा नहीं था, गायब था। जब ऐसा हुआ तो पूरे घर में सारे लोग तनाव में आए, युवा भी टेंशन में आया। तनाव के कारण युवा चला गया, सुबह से घर से निकल के रात तक बेचारा घूमता रहा, किसी नदी किनारे किसी झील किनारे पत्थर फेंकता रहा। रात में 11-12 बजे आया, एकदम फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति, डिप्रेस्ड व्यक्ति, तनाव में। घंटी बजाया घर की। पिताजी डिस्कवरी चैनल देख रहे थे। दरवाज़ा खुला, जैसे वो अंदर आया तो पिताजी ने कहा, जानवर भी आ गए, तुम कब आओगे। यानी मित्रों, मैं पेरेंट्स पर व्यंग नहीं कर रहा हूँ, ये हम जिस युग में जी रहे हैं, क्योंकि पिता अपने लिए नहीं चाह रहा है कि मेरा बेटा हीरो बन जाए, अपने बेटे के अच्छे भविष्य के लिए वो चाह रहा है, और इतना परेशान है कि उसके मुंह से ये व्यंग निकल रहा है। तो जिस हम प्रतियोगी युग में जी रहे हैं, उस प्रतियोगी युग में बहुत ही नियोजित ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है। तो आप बिंदास पढ़िए और आप ये मानिए कि यदि हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी 100% समर्पण के साथ कर रहे हैं तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। आप निश्चित तौर पर किसी एक मुकाम को हासिल करेंगे। वह प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का भी हो सकता है या किसी अन्य क्षेत्र में हो सकता है। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए, और कई ऐसे भी मित्र हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल नहीं हुए, लेकिन उन सफल लोगों से भी ज़्यादा योग्य थे। वो आज विभिन्न क्षेत्रों में अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हैं। कोई मीडिया फील्ड में है, कोई एनजीओ सेक्टर में है, कोई एजुकेशन सेक्टर में है, और उनकी लाइफ बड़ी ग्लैमराइज्ड है। तो यदि हम मेहनत करते हैं, हम पहली बात ये सोचें कि जो मैं तैयारी कर रहा हूँ ये खर्च नहीं है, एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, ये निवेश है। और फिजिक्स ये बोलता है कि यदि इनपुट होगा तो आउटपुट होगा। इनपुट जितना ज़्यादा होगा आउटपुट उतना ज़्यादा होगा। इसलिए तैयारी में घबराने की बात क्या है, ये मेरा निवेश है, मुझे प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना ही है। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में असफल हुआ तो इस कौशल के दम पर, इस क्षमता के दम पर मैं इससे कुछ बड़ा करने का प्रयास करूंगा। ये भी हमारे मस्तिष्क में एक विचार होना चाहिए, क्योंकि असफलता बड़ी सफलता का संकेत है, और जो असफलता को सफलता की सीढ़ी नहीं बनाते हैं वो सफल होने के हकदार नहीं है। और वैसे भी सफलता तो सापेक्षिक है। इसलिए बहुत ज़्यादा पद को लेकर, दबाव को लेकर ऐसे तनाव में मत आइए कि आपका संपूर्ण जीवन, आपका कैरियर खराब हो जाए। इस दिशा में भी सोचकर चलना है। फिर आपसे कुछ और बात कहना चाहूँगा कि जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं उन पर विशेष ध्यान रखिए। टेक्स्ट बुक पढ़िए। आजकल जो मेरा भी एक कोचिंग संस्थान है, मैं कोचिंग संस्थान के बारे में कमेंट्स नहीं करूँगा, लेकिन हर कोचिंग संस्थान नोट्स निकाल रहा है। वो उनका व्यावसायिक मानदंड है। उस मानदंड के पीछे कहीं भी प्रतियोगियों का हित नहीं है। वो थोक के भाव में छपते हैं, बाजार में जाते हैं, हम उनको खरीद लेते हैं। लेकिन जो नोट्स वास्तव में जिस टीचर्स ने लिखे हैं, उनके जो स्टूडेंट्स उनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। मेरे गुरुकुल आईसीएस का नोट्स मेरे गुरुकुल आईसीएस के बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, दूसरे प्रतिभागी, उनके लिए काफ़ी मेहनत होगी पढ़ने में। फिर भी कुछ विषय ऐसे होते हैं जो उपलब्ध नहीं, तो उनको नोट्स से पढ़ना मजबूरी है। ऐसे विषयों को छोड़कर जिन विषयों पर पर्याप्त लिटरेचर है, पर्याप्त बुक्स हैं, तो आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। कम से कम एक विषय पर एक अच्छी पुस्तक पढ़िए, क्योंकि नोट्स में बहुत सारी जानकारियां गलत होती हैं, वो फैक्चुअल लिखे होते हैं। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा तो ठीक है, मुख्य परीक्षा में हमको एक अप्रोच पकड़ना होती है और विश्लेषण क्षमता का विकास करना होता है, एनालिटिकल एक अप्रोच होती है, वो पुस्तक पढ़ने से आती है। तो अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अलग अलग विषयों की। एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़िए, सीजी बोर्ड की जो स्कूल की पुस्तकें हैं, आप 6 to 10th
6वीं से 10वीं तक की सारी पुस्तकें यदि आप पढ़ते हैं तो आपका जनरल स्टडी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा। उसके बाद आप कोचिंग में बैठते हैं तो आपको सारी जो बातें हैं एकदम आसानी से समझ में आएगी। इसलिए पुस्तकें पढ़ने का प्रयास करिए। सफलता का वैसे भी शॉर्टकट मार्ग नहीं होता है, सफलता का मार्ग थोड़ा लंबा होता है, साइंटिफिक होता है, इसलिए उसको अपनाइए यदि सफल होना है तो। अब तैयारी में और क्या करना चाहिए, तो न्यूज़पेपर बहुत जरूर पढ़ना चाहिए। मुझे कई लोग सुन रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाते समय हमेशा डेमो क्लास में ही मेरा पहला शब्द ये होता है कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। यदि आप सफल हो भी जाते हैं तो आप जिस पद के योग्य हैं आप उस पद तक नहीं पहुंचेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति डिप्टी कलेक्टर के योग्य है लेकिन वो पटवारी बन जाता है। अब पटवारी बनने के बाद उसने अपने आप को सफल मान लिया, तो ये सफल नहीं हुआ, क्योंकि वो डिजर्व करता था डिप्टी कलेक्टर के लिए, क्लास 2 पोस्ट के लिए पटवारी है। तो एक उच्च पद को प्राप्त करने के लिए या एक अच्छे पद तक पहुंचने के लिए अखबार, न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। क्योंकि जो न्यूज़पेपर है ये केवल हम करेंट्स के लिए नहीं पढ़ते हैं। क्या है, कई बार ऐसा मैंने सुना कि करेंट्स तो है, एग्ज़ाम्स के 4 दिन पहले बहुत सारे नोट्स हैं, गाइड हैं, पतली पतली मैगजीन आती है मार्केट में, लाल पीली नीली हरी कलर की बहुत सारी मैगजीन्स होती हैं, उसको खरीद लेंगे और चले जाएंगे। लेकिन आजकल जो करेंट्स आ रहा है उन मैगजीन से कवर नहीं हो रहा है। फिर हम क्या बोलते हैं, सर पेपर तो अच्छा था लेकिन करेंट्स बिगड़ गया, बहुत सारे क्वेश्चन करेंट्स के आ गए। तो करेंट्स को कवर करने के लिए ही न्यूज़पेपर नहीं है, करेंट्स तो कवर होगा ही। न्यूज़पेपर अनेक एक्सपर्ट का एक कलेक्शन है, अलग अलग विषयों पर, अलग अलग टॉपिक पर, अलग अलग बातों पर आपको एक जगह पर संकलन मिलता है, जिसको एक दिन के पेपर को, एक दिन के अखबार को जो जानकारी हम लेंगे उसको प्राप्त करने में हमको महीनों लग जाएंगे। तो न्यूज़पेपर प्रतिदिन पढ़िए, खूब पढ़िए, 1 घंटा 1.5 घंटा एक एक लाइन पढ़िए, अंडरलाइन करके पढ़िए, कम से कम 2-3 अखबार पढ़िए। पढ़ने के बाद उसको सोचिए, यदि कोई अच्छी संपादकीय उसकी कटिंग करके रखिए, कोई अच्छा लेख है उसको कटिंग करके रखिए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका राइटिंग स्किल बढ़ेगा, वोकैबुलरी पावर बढ़ेगा, आपके व्यूज़ मिलेंगे, आइडियाज़ मिलेंगे, आपका जो मेंटल लेवल है वो बढ़ेगा, आपका IQ लेवल बढ़ेगा, आपका EQ लेवल बढ़ेगा, आप अपडेट रहेंगे। तो बहुत सारे फायदे न्यूज़पेपर पढ़ने के। न्यूज़पेपर पढ़ना आज से प्रारंभ कर दीजिए और पढ़ना ही चाहिए। न्यूज़पेपर पढ़ने से जो हम तैयारी कर रहे हैं वो भी टैली होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक्स है, GS के साथ साथ न्यूज़पेपर में हमको सारी बातें वो लिंकअप होती हैं, तो हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। मैगजीन पढ़िए, कोई भी एक मंथली मैगजीन, यदि हम पूरी नहीं पढ़ पाते हैं उसको कम से कम दुकान से खरीद के ले आइए, कुछ चीज़ों को पढ़िए। ऐसा लगता है बहुत बड़ी है मैगजीन, तो जो काम की चीज़ है उनको फाड़ लीजिए, बाकी मैगजीन को फेंक दीजिए। जो पेज फाड़ लिया उसको आप बढ़िया पिंच कर लीजिए, रख लीजिए, बीच बीच में पढ़ते रहिए। मुख्य परीक्षा के लिए कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, इंडिया टुडे, आउटलुक। ये पत्रिकाएं आपको नियमित रूप से लेना चाहिए, नियमित रूप से इनका पाठन करना चाहिए। ये मुख्य परीक्षा में आपकी तैयारी में बहुत ही अच्छा मददगार हो सकते हैं, खासकर जो आप निबंध की तैयारी करते हैं। क्योंकि एक अच्छा प्रतियोगी बहुत ज़्यादा कोचिंग पर डिपेंड नहीं रहता है, और कोई भी कोचिंग संस्थान हो जो सफलता का दावा करता है वो झूठ है। कभी कोचिंग सफलता नहीं दिलाती है, कोचिंग सफलता के मार्ग पर सहायक होती है। और कोचिंगों में भी सक्सेस रेशियो क्या है, तो ये 2000 लोग पढ़ने आ रहे हैं, 50 लोग सिलेक्ट हुए, सक्सेस रेशियो तो कुछ भी नहीं है। लेकिन 200 लोग पढ़ने आ रहे हैं, उसमें 100 लोग जॉब पा रहे हैं, सक्सेस रेशियो 50% है। तो जब हम कोचिंग को सफलता का आधार मान लेते हैं, अभी हम बड़ी भूल करते हैं। कोचिंग संस्थान हमारी मदद करते हैं, हमको आवश्यक जानकारी देते हैं,
हमको डिसिप्लिन बनाते हैं, हमको मोटिवेट करते हैं, हमारा जो रास्ता उसे सरल करते हैं, हम भटके ना उसको लाइन पर रखते हैं, ध्यान रखते हैं, ये करते हैं। लेकिन मेरी मेहनत ही मुझे सफलता दिलाएगी। तो जो मुख्य परीक्षा में कोचिंग ने नोट्स बनवा दिए, जो टीचर ने लिखवा दिए, वो सफलता का आधार कैसे बन सकता है? हजारों लोग कोचिंग में जा रहे हैं, सारे एक सा मैटर लिख रहे हैं। कोचिंग वाले लोग भी जो लिखा रहे हैं वो कोचिंग से ही लिखा रहे हैं। कहीं बाहरी कोचिंग का नोट्स लाया, उसको बिलासपुर में लिखा दिया, बिलासपुर की कोचिंग का नोट्स है वो किसी और जगह चला गया। भाई टीचर तो खुद नोट्स बना के ला नहीं रहे हैं, किसी पुस्तक से लिखा रहे हैं, क्योंकि टीचर्स के पास भी इतना समय नहीं है। तो आपके सिलेबस को कवर करा रहे हैं, आपको कंटेंट दे रहे हैं, लेकिन उस मैटर को आप कैसे इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, उस मैटर के द्वारा ही आप कैसे ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा अंक ला सकते हैं, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो जो आप मैगजीन पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, इससे आप अपडेट भी होते हैं। प्रीलिम्स और मेंस में जो आप आंसर लिखते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी लाभप्रद होता है। तो इन विषयों पर आप ध्यान देंगे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि यदि हम इस क्षेत्र में आए हैं, एक संदेश भी देना चाहूँगा, तैयारी कर रहे हैं तो आज से तैयारी ही करें, कोई अन्य विकल्प ना सोचें, क्योंकि उत्साह के साथ पढ़ेंगे जल्दी सफल होंगे, हतोत्साहित होकर पढ़ेंगे सफल भी नहीं होंगे, और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हमारे जीवन में अभिशाप भी बन सकती है। इसलिए आप पूरी तरह से उत्साह के साथ, सकारात्मक सोच के साथ परिस्थितियों से लड़ते हुए तैयारी करिए। डार्विन बोलते थे अस्तित्व के लिए संघर्ष, और मैं कहता हूं अस्तित्व के लिए सहयोग। तैयारी का आधार सहयोग बनाइए। आप प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन सफलता का माध्यम सहयोग बनेगा। आपके मित्रों का सहयोग, आपके पेरेंट्स का सहयोग, आपके कोचिंग संस्थानों का सहयोग। तो आपस में सहयोग करके एक प्रेरणा के साथ पढ़िए, मोटिवेट होकर पढ़िए। निश्चित तौर पर यदि आप 3 से 4 साल निश्चित दिशा में इन बातों का ध्यान रखते हुए, बगैर डरे, बगैर भय के आप पूरा फोकस करते हुए तैयारी करते हैं, तो आप निश्चित सफल होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सफल होंगे, ऐसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामनाएं। और मित्रों, मैं कल से प्रतिदिन 4 से 5 बजे आपकी तैयारी को सरल करने के लिए आधुनिक भारत का इतिहास, इसको लेकर लाइव आऊँगा। कल मैं 1857 की क्रांति, कारण परिणाम, कांग्रेस की स्थापना, बंगाल विभाजन, 1 घंटे में जितना भी हो सकता है इन विषयों पर मैं कॉन्सेप्चुअल पार्ट पर चर्चा करूँगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ लेंगे। आपकी तैयारी में, आपकी सफलता में मेरा ये लाइव मददगार होगा, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। आप सभी का सहयोग मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। दोस्तों, अभी भारत में और दुनिया में कोविड-19 कोरोना महामारी से पूरा वैश्विक समाज गुजर रहा है। इसलिए ये जो लॉकडाउन का समय है, इसका उपयोग करिए। ये लॉकडाउन के समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, इसलिए घर पर बैठकर निराश मत होइए, प्रसन्न रहिए, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, व्यवस्था का, शासन प्रशासन के कानूनों का, नियमों का पालन करिए। यदि हमारे आसपास कोई भी किसी भी तरह का ज़रूरतमंद दिखता है, परेशान दिखता है, उसकी मदद करिए, ऐसा आप सभी से उम्मीद है। जय हिंद, जय भारत।